हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। और हमारा ये जीपीएससी का वन टॉपिक पेज की लेक्चर सीरीज है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे वेबसाइट की फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में से भी मिल जाएगा, प्लस टेलीग्राम के हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टॉपिक्स हैं, सो विल बी डिस्कसिंग। बेसिकली इस सीरीज का पर्पस ये है कि इस एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी मेजर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो स्कीम हो, डेटा हो, कुछ भी हो, वो एक पर्टिकुलर पेज में हम उसे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक है सबसे पहले इनइक्वालिटी एंड इट्स डेवलपमेंटल इम्पैक्ट इम्प्लीकेशन। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी बेसिकली है क्या? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज एंड आउटकम अमंग इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड रीजन। यानी कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी नहीं, यह सिर्फ इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, बल्कि ऑल्सो द अपॉर्चुनिटीज। ओके, इकोनॉमिस्ट ने इनइक्वालिटी को आउटकम बेसिस पे वो किया है, डिस्टिंग्विश किया है। तो आउटकम बेसिस पे इनकम, वेल्थ, कंजम्पशन फ्रॉम इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, क्रेडिट एंड मोबिलिटी। यानी कि हम जो इनइक्वालिटी को सोचते हैं वो सिर्फ एक इनकम के दायरे में नहीं, बल्कि और भी जो सोशल फैक्टर्स हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उन्हें भी डिस्टिंग्विश किया गया है, उसको भी इनइक्वालिटी में लाया गया है। तो इंडिया में अलग अलग टाइप की इनइक्वालिटी है। मोस्टली अगर हम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने आर्टिकल 14, 38, 39 के अंदर इक्वल ट्रीटमेंट देने की प्रावधान किए। 14 तो आपका फंडामेंटल राइट्स ही है। 38 और 39 के डीपीएसपी के थ्रू इक्वल वेल्थ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की हमने बात की है, इक्वल एक्सेस टू अदर थिंग्स। तो अगर हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी देखें तो आपका है इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, जहां पे कुछ जगहों पे वेल्थ जो है फार मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन इनकम। ठीक है, बहुत स्मॉल परसेंटाइल होल्ड्स अ लार्जर शेयर इन द वेल्थ, और कहीं कहीं पे बॉटम के लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचता है। देन यू हैव जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, जेंडर के बेसिस पे वेजेस में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, ओनरशिप में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में इनइक्वालिटी होना। एंड देन द अनपेड केयर वर्क, यानी कि जो महिलाएं काम कर रही है घर पे, उसे अनपेड केयर वर्क में गिना गया है। Then you have regional and rural urban inequality, uneven development between states and between metros and hinterlands। ठीक है, मेट्रो सिटीज में मेट्रो है, लेकिन कहीं कहीं गांव पे प्रॉपर बसेस तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी का इश्यू होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपरली डेवलप नहीं होना, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होना इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एक्सवाइजेड, राइट। देन यू हैव सोशल एंड कास्ट इनइक्वालिटीज। तो आपको बताइए कि कास्ट बेसिस पे इनइक्वालिटीज होना। ठीक है, इन द लैंड, एजुकेशन एंड फॉर्मल जॉब्स, प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन होना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टुडेज 21st सेंचुरी इज द डिजिटल डिवाइड, unequal access to internet, devices and digital skills, which is widening the gap in education, services and livelihood. So these are the type of inequalities which exist. इनइक्वालिटी को मेजर कैसे करते हैं? तो आपका सबसे पहला तो है आपका जीनी कोफिशिएंट। 0 है यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट है, और 1 है यानी कि अमंग दी अनइक्वल है। तो 0 से 1 के बीच में जो है इनइक्वालिटी हम जीनी कोफिशिएंट के मेजर से करते हैं। सो व्हाट इट कैप्चर्स? इट कैप्चर द स्प्रेड ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। पाल्मा रेशियो है टॉप 10% शेयर डिवाइडेड बाय बॉटम 40%। तो बेसिकली सेंसिटिविटी टू द एक्सट्रीम, रिच वर्सेस पुअर को ये कवर करता है। लॉरेंस कर्व, ग्राफिकल गैप फ्रॉम द लाइन ऑफ इनइक्वालिटी। लॉरेंस कर्व आपको पता है, जितना जितना वो बॉटम में जाता जाएगा उतनी जो है इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है। कुछ कर्व जो है वो इस टाइप का होता है, लॉरेंस कर्व। इनकम एंड वेल्थ शेयर ऑफ टॉप 1% बाय टॉप 10%, कंसेंट्रेशन एट द वेरी टॉप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि 1% लोग 90% प्रॉपर्टीज को एक्यूमुलेट करके बैठते हैं। एंड देन यू हैव कुजनेट्स कर्व, इनइक्वालिटी राइजेस देन फॉलिंग विद द ग्रोथ। यानी कि पहले इनइक्वालिटी बढ़ेगी, लेकिन जिस तरीके से ग्रोथ बढ़ेगा उस तरीके से इनइक्वालिटी धीरे धीरे कम होगी। बट ऑब्वियस है, राइट। इंडिया एंड वर्ल्ड का एविडेंस, तो हमारी इनइक्वालिटी रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। ठीक है, इसने
इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इज अमंग द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज. Top 10% capture a majority of share of national income, while bottom 50% holds a very small fraction. Wealth concentration, the top 1% hold a disproportionately larger share of national wealth, while the gap is widening over the recent decades. फिर है आपकी ऑक्सफैम रिपोर्ट, ठीक है, इसकी आती है इनइक्वालिटी किल्स और सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट, हाईलाइटिंग बिलियनर्स वेल्थ सर्ज अलोंगसाइड स्टेगनेंट बॉटम हाफ इनकम्स एंड जेंडर बर्डन. तो बेसिकली सारे रिपोर्ट्स के कहने का तात्पर्य एक ही है. और फिर है कंजम्पशन डेटा, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जो कि रूरल और अर्बन का जो गैप है वो नैरोइंग शो कर रहा है, इवन एज एसेट्स इनइक्वालिटी स्टेइंग हाई. अगर इनइक्वालिटी रहेगी तो ऑब्वियस है इम्प्लीकेशंस रहेंगे. तो सबसे पहला स्लोअर एंड द फ्रेजाइल ग्रोथ, ठीक है. हाई इनइक्वालिटी है तो अभी भी लोगों की जो दिनचर्या है फूड हैंड टू माउथ तक ही सीमित है, तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो रही है या बहुत ही स्लो है. टैलेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी लॉक करता है. पॉवर्टी एंड मोबिलिटी इज राइजिंग, ठीक है. अगर यही चीज नेक्स्ट जनरेशन तक जा रही है तो इनइक्वालिटी जो है पॉवर्टी का रिडक्शन करने की जो स्पीड है उसे और कम कर देगी. सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रेन erodes the trust, fuel unrest, crime and populism and threatens fraternity and social cohesion. But obvious है. Health and human capital, unequal access to nutrition, health, education, ठीक है, इससे हमारी जो ग्रोथ है वो और जो है कम होती जाएगी, प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस होगी. तो हम क्या क्या पॉलिसी लेके आए. सबसे पहले प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड जीएसटी डिजाइन, ठीक है, ताकि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप पे बर्डन ना रहे और थ्रू सरचार्जेस, थ्रू सेसेस, थ्रू डिफरेंट वेलफेयर थिंग्स स्कीम्स, जो कि ऑब्वियसली जीएसटी के पैसों से ही होएगा, तो वो जो है बाकी लोगों तक पहुंचे और हम इनइक्वालिटी जो है कम कर सके. शिफ्ट बर्डन टू दोज हु आर एबल टू पे. लग्जरी कार्स है ऑब्वियसली जो जस्ट अ सेकेंड, वही इसका जीएसटी भी भर पाएगा जो लग्जरी कार परचेज कर सकता है. तो उसमें हम 28% लेके आ रहे हैं, बाकी पे हम कम लेकर आ रहे हैं. डीबीटी एंड सोशल प्रोटेक्शन, फ्लोर ऑफ इनकम फॉर द वल्नरेबल्स, पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, इक्वलाइजिंग अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द क्लासेस, रिजर्वेशन एंड अफॉर्मेटिव एक्शन, करेक्ट द हिस्टोरिकल ग्रुप डिसएडवांटेजेस, एंड देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, जन धन क्रेडिट, वाइडनिंग द एक्सेस टू एसेट्स एंड फॉर्मल क्रेडिट. फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए मोस्टली है ये. जीपीएससी मेंस 2025 का क्वेश्चन, इवैल्यूएट द चैलेंजेस पोज्ड बाय कास्ट, कम्युनिटी एंड रीजनल बैरियर्स फेस्ड बाय द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड सजेस्ट इंस्टीट्यूशनल एंड मोरल रेमेडीज. तो क्या बैरियर्स हैं, ठीक है, फेस्ड बाय द मार्जिनल कम्युनिटीज, एंड देन व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल एंड मोरल रेमेडीज. हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द चैलेंजेस. तो इनइक्वालिटी देखिए, अब इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो ये सारे सेक्टर्स में भी जो है इंपैक्ट होगा. इनफैक्ट इट्स लाइक अ मैरीगो राउंड, विशियस सर्कल जैसा है, ठीक है, कि अगर यहाँ पे इशू है तो इनइक्वालिटी बढ़ रही है और इनइक्वालिटी बढ़ रही है तो यहाँ पे भी इशू है, तो बोथ आर गोइंग पैरेलल. तो अगर हम इंडिया की वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे पास लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन है, गिविंग अस अ डेमोग्राफिक डिविडेंड दैट कैन एक्सेलरेट ग्रोथ ओनली इफ द वर्कफोर्स इज हेल्दी, एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयबल. ठीक है, राइट टू एजुकेशन हमने आर्टिकल 21A के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन राइट, फंडामेंटल राइट दिया है, एंड देन through DPSP 39, 41 and 47 we have developmental goals for health, nutrition. तो health there are certain challenges. सबसे पहला तो है पब्लिक स्पेंडिंग. ठीक है, अभी भी हमारी जो जीडीपी का एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 2% ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर है जो हम हेल्थ में दे रहे हैं, जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने टारगेट रखा है 2.5%. हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, दो वी हैव प्रधानमंत्री जनधन आयुष्मान भारत योजना, though we have various other schemes benefiting the health sector for the people, still there is an out of pocket expenditure which is persisting. Workforce and infrastructure gaps, shortages of doctors, nurses, especially in rural and public facilities, WHO norms के
बिलो है ट्रिपल बर्डन ऑफ डिसीज हेल्थ का, ठीक है। एक तो हमारी कम्युनिकेबल डिसीजेस है ही, उसके साथ एनसीडीज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का भी जो बर्डन बढ़ रहा है, एंड देन यू हैव मेंटल हेल्थ जो अब रिकग्नाइज हो रहा है, ठीक है। सो वी हैव इंडिया इज फेसिंग विथ 3 सॉर्ट ऑफ डिसीजेस, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल एंड मेंटल हेल्थ। Flagship response, so yes, we have Ayushman Bharat Yojana, which is combining with the health and wellness center, insurance cover to the poor. Education sector के challenges अगर हम देखें, ठीक है, लर्निंग आउटकम्स, भले हमने इतने सारी योजनाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी भी जो चिल्ड्रन में है, देर आर even in the high grade, they are unable to read the simple text or do the simple arithmetic. Excess versus quality, हाँ प्राइमरी स्कूल्स तो हैं, ठीक है, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस लेवल का अभी भी नहीं है। टीचर्स एब्सेंट है, टीचर्स की शॉर्टेजेस है, उनकी खुद की ट्रेनिंग ढंग से नहीं हुई है। ड्रॉप आउट एंड ट्रांजिशन, तो प्राइमरी स्कूल का रेशियो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाई सेकेंडरी स्कूल्स में जाते जाते ड्रॉप आउट रेशियो जो है बढ़ने लगता है। रिफॉर्म फ्रेमवर्क, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे जो है काफी स्ट्रेस किया है। 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर लेकर आए हैं और वोकेशनल इंटीग्रेशन पे फोकस किया है। तो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के सर्टेन डेटा, पब्लिक स्पेंडिंग की बात करें तो सिर्फ 2% है, ठीक है। हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, आयुष्मान भारत, पीएमजे, हेल्थ वेलनेस सेंटर जैसे स्कीम्स हैं। आईएमआर और एमएमआर जो है गिर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बढ़ रहा है, गिर रहा है, बट अनइवन है। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है राइजन अप हो रही है ड्यू टू आवर अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड मेनी अदर थिंग, जिसकी वजह से भी बर्डन बढ़ रहा है। एजुकेशन की बात करें तो 6% ऑफ जीडीपी ऑन द एजुकेशन, एनईपी बोलती है हम खर्च कितना कर रहे हैं, हार्डली 2.5 या 3%। वीक फाउंडेशनल लर्निंग है, देयर आर स्कीम्स लाइक समग्र शिक्षा, मिड डे मील, पोषण अभियान। हाई ड्रॉप आउट रेशियो एट द सेकेंडरी लेवल, जिसमें फिर अगर हम गर्ल्स एजुकेशन का ड्रॉप आउट रेशियो देखें तो और डिफर करेगा। स्किल गैप अभी भी है, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट में इशू लाती है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक डिविडेंड और स्किलिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले हम डेमोग्राफिक विंडो अगर देखें तो वर्किंग एज का जो हमारा शेयर है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। स्किलिंग डेफिसिट, यस, उसके लिए हम स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आईटीआई, ये सारी चीजें लेकर आए हैं टू एनहांस द स्किल, बट स्टिल अभी भी हम उस चीज को मीटअप नहीं कर पा रहे जिस लेवल ऑफ जो स्किल्स हैं हमसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। तो सरकार ने क्या किया कि अब जो है स्किलिंग है वो एजुकेशनल यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन लेवल से ही स्टार्ट कर देंगे, सो दैट आगे जाके जो है जब वो बच्चा 20 साल या 25 साल का होगा और उसे जॉब सेक्टर में, मार्केट में जब वो जॉब के लिए जाएगा तो ही वोंट हैव द स्किल डेफिसिट। जॉब्स एंड क्वालिटी चैलेंजेस, नॉट ओनली जस्ट क्रिएटिंग जॉब बट रेजिंग द प्रोडक्टिविटी, फॉर्मलाइजेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फीमेल पार्टिसिपेशन। न्यूट्रिशन बेस की अगर हम बात करें तो अभी भी चाइल्ड स्टंटिंग और एनेमिया एज पर NFHS 5 ज्यादा है। हमारे एसेट की बात करें पॉपुलेशन की तो यस, हमारे पास लार्ज वर्किंग एज ग्रुप है। हमारी स्कीम्स है स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो स्किल वर्कफोर्स लेकर आ रही है। आईटीआईज है, अप्रेंटिसशिप है। स्किल इंडस्ट्री में जो मिसमैच है, जो वीक प्लेसमेंट हो रहा है, उसको हम गैप फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हायर एजुकेशन एक्सपेंशन थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सो दैट ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो और ग्रेजुएट्स की भी क्वालिटी इंप्रूव हो। राइजिंग फीमेल लिटरेसी, बट स्टिल वी हैव लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो क्या हम इसके लिए कर सकते हैं, सबसे पहले प्राइमरी जितने भी हमारे लेयर्स हैं, जैसे आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, फाउंडेशनल लर्निंग हो गई, सब पे इन्हें स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है। कन्वर्जेंस, लिंक हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड स्किलिंग फॉर द सेम कोहॉर्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ। गुजरात स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस है, देयर आर सर्टेन स्कीम्स, स्किलिंग मिशन है, कन्या केलवड़ी है, बेटी बचाओ है। तो बहुत सारी सरकार की खुद की स्कीम्स हैं जो रोल प्ले कर रही है टू इम्प्रूव आवर HRD, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर। यूपीएससी मेंस 2023 क्वेश्चन,
The crucial aspect of the development process has been the inadequate attention paid to human resources development in India. Suggest the measures that can address this inadequacy. तो बेसिकली सीधा सीधा है कि भाई डेवलपमेंट में क्रूशियल किसी चीज का इम्पैक्ट होता है तो वो होता है एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बट यहाँ पे वो है इनएडिक्वेट अटेंशन नहीं दिया जा रहा है. डेटाज है, डेटाज विल हेल्प यू आउट इन आंसरिंग सच क्वेश्चंस. रोल ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग इन स्ट्रेंथनिंग द सोशल सेक्टर्स. तो कौन से हमारे सोशल सेक्टर? हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, डिलीवरिंग द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डीपीएसपी एनविसेज. ठीक है, तो इन सोशल सेक्टर पे बेसिकली हमको काम करना है. अब गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग का क्या रोल होगा कि इसको जो है हम टारगेट करें. तो सबसे पहले हाउ पॉलिसीज आर डिजाइन, टारगेटेड, फाइनेंस, डिलीवर्ड एंड इवेल्युएटेड. पहले तो ये चीजें समझनी है. फिर गुड गवर्नेंस आएगी थ्रू व्हाट? राइजिंग अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिटीजन्स पार्टनरशिप. while weakening governance produces leakage, exclusion and duplication, जैसे कि पेपर लीक. लेकिन सोशल सेक्टर में गवर्नेंस के अपने खुद के चैलेंजेस है. सबसे पहला है तो लीकेज एंड घोस्ट बेनिफिशियरीज. ठीक है, लोग जो है फेक क्लेम्स करके वेलफेयर स्कीम्स की बेनिफिट्स लेने लगते हैं. तो इससे क्या होता है कि एक्चुअल में जिसे बेनिफिट मिलना चाहिए उसको एडिक्वेट बेनिफिट नहीं मिल पाता है, स्पेशली लाइक सब्सिडीज एंड राशंस. Exclusion and inclusion occurs. ठीक है, poor targeting either misses the genuinely needed or benefit the non-poor. Fragmentation, many overlapping schemes across ministries and tiers reduce impact and confuses the delivery. Capacity and last mile gap, staff shortage है, weak data है, low administrative capacity है, जिसकी वजह से आप ज्यादा लोगों को या ज्यादा एरियाज को नहीं कवर कर पाते. आउटपुट्स ओवर आउटकम्स. ठीक है, स्पेंडिंग और कवरेज पे ज्यादा फोकस रहता है रादर देन एक्चुअल लर्निंग, हेल्थ और न्यूट्रिशनल रिजल्ट. तो गवर्नेंस के कौन कौन से टूल हैं? सबसे पहले तो आपका डीबीटी एम जेम ट्रिनिटी, लीकेजेस को कट करना और बेनिफिशियरी को पूरा पैसा उसके खाते में पहुंचाना. आधार बेस्ड टारगेटिंग एंड डिजिटाइजेशन, डुप्लीकेशन को कम करना, घोस्ट बेनिफिशियरीज को हटाना, कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स in order to pool resources for the same household. Outcome budgeting and monitoring, proper budgeting होना तो results track करना, not just the expenditure, and decentralization, local planning and accountability, locals आपकी government को इसमें involve करना. Enablers of effective governance, transparency and accountability through RTI, through social audit, through public disclosure. पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, तो अब ये हेल्थ स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ये लेके आ रहे हैं. ठीक है, जहां पे रेगुलेशन भी होगा और आउटकम भी लिंक्ड होगा. टेक्नोलॉजी एंड डेटा, तो डिजिटल डैशबोर्ड्स है, जियो टैगिंग है इन ऑर्डर टू इंप्रूव मॉनिटरिंग एंड कोर्स करेक्शन. पार्टिसिपेशन, तो हम लोकल लेवल तक नीचे जा रहे, तो ग्राम सभा है, जन सुनवाई है, बेनिफिशियरी फीडबैक अलाइन स्कीम्स है. तो हमें बेसिकली लोगों के पार्टिसिपेशन के थ्रू अकाउंटेबिलिटी को हम और स्ट्रेंथन कर सकते हैं. डिजाइन वर्सेस डिलीवरी, तो सबसे पहले गुड डिजाइन, क्लियर एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स, एक्यूरेट टारगेटिंग ऑफ द पुअर, एडिक्वेट एंड प्रेडिक्टेबल फाइनेंसिंग, सनसेट एंड रिव्यू क्लॉजेस, एविडेंस एंड पायलट बिफोर द स्केल. गुड डिलीवरी के प्रिंसिपल्स रहेंगे आपके ट्रेन एंड मोटिवेटेड फ्रंटल स्टाफ, सिंगल विंडो क्लियरेंस, मिनिमल पेपर वर्क, टाइमली फंड फ्लो टू द लास्ट माइल, independent audit and grievance redressal forum and feedback loops to fix the leakage. तो कुछ एग्जांपल्स है आपके डीपीटी स्किल, जैसे कि आपकी पहल स्कीम थी गैस सब्सिडीज के लिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, नीति आयोग का ये रैंक करती है इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट को जो बैकवर्ड है, मोस्टली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स. एमजी नरेगा का सोशल ऑडिटिंग to make the governance accountable for the same. GPSC 2019-24 में क्वेश्चन, explain the relationship between public policy and demographic government. ठीक है, and secondly identify at least 5 conditions for effective policy implementation and disclosure the same. So I discussed the same. Poverty and hunger implications and solution. तो basically poverty है क्या?
हंगर क्या है, दोनों इंटरलिंक्ड है, ठीक है। और कैसे हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो पॉवर्टी इज बेसिकली इनएबिलिटी टू सिक्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हंगर इज इट्स मोस्ट एक्यूट एक्सप्रेशन, द लैक ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशियस एंड सेफ food. So hunger is not just basically that you have not got the food, also it is about the nutritious food. ठीक है, both are increasingly understood as multidimensional, going beyond income to include health, education and living standard. Previous कुछ decades में इंडिया में हमने पॉवर्टी गिरती हुई देखी है, yet the scale of deprivation, malnutrition and food insecurity remains high. कुछ मेजर्स है, सबसे पहले तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन इन ऑर्डर टू मेजर द पॉवर्टी, देन यू हैव रंगराजन कमेटी ऑफ 2014 विच रिवाइज द अपवर्ड लाइन, ठीक है, जो कि तेंदुलकर कमेटी का था, एंड देन यू हैव मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नीति आयोग जो लेके आता है, जो कि सारे स्टेट्स को मेजर करता है ऑन यूजिंग हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिप्रिवेशन, इनकम वर्सेस मल्टी डायमेंशनल, सॉरी ये क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाटएवर, ठीक है। यहाँ पे कंजम्पशन लाइंस कैप्चर मनी मेट्रिक पॉवर्टी, एमपीआई कैप्चर्स ओवरलैपिंग डेप्रिवेशन अ हाउसहोल्ड एक्चुअली फेसेस। तो व्हाट इज पॉवर्टी एंड व्हाट इज हंगर, यहाँ पे दो लेंसेज है, सबसे पहले आपकी तेंदुलकर या रंगराजन कमेटी की कंजम्पशन लाइन, देन यू हैव मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, हेड काउंट रेशियो एंड पॉवर्टी गैप, इंटेंसिटी ऑफ डेप्रिवेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिकेटर्स। हंगर में है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर, जो सारे कंट्रीज को हंगर के बेसिस पे रैंकिंग करते हैं, चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडरवेट, अंडर नरिशमेंट, अनेमिया, फूड सिक्योरिटी एंड पीडीएस कवरेज। तो क्या कॉजेस है आज भी हंगर या पॉवर्टी के, सबसे पहले लो एंड इनसिक्योर इनकम, आज भी हमारे यहाँ की ज्यादातर पब्लिक इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है, जिसकी लो प्रोडक्टिविटी है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है काफी ज्यादा है। देन यू हैव एग्रेरियन डिस्ट्रेस, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं लोगों के पास आज भी, ठीक है। आप एग्रीकल्चरल सेंसस देखिएगा तो उसमें आपको कितने लोगों के पास कितनी स्मॉल लैंड होल्डिंग है, कितने हेक्टर्स की, उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो प्लस मॉनसून रिलायबल हमारी फार्मिंग होती है बहुत सारी जगहों पे, सो स्मॉल लैंड होल्डिंग है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का या ज्यादा मैकेनाइजेशन यूज करने का टाइम नहीं होता है, तो वो एक रीजन है पॉवर्टी का। ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट, health, low education and malnutrition is reducing the earning capacity, shocks and inclusion, illness, disaster, indebtedness, social discrimination, सब कुछ जो है पॉवर्टी और हंगर में लोगों को पुश करती है। तो सबसे पहला कॉजेस, लो इनसिक्योर इनफॉर्मल इनकम, एग्रेरियन डिस्ट्रेस, माल न्यूट्रिशन एंड पुअर health and disaster shocks and debts and the social discrimination and exclusion। तो इसके लिए सरकार क्या लेकर आई है, सबसे पहले इनसिक्योर इनकम है तो आपके पास है मनरेगा, स्किलिंग, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एमएसएमई सेक्टर्स को स्ट्रेंथन करना सो दैट ये ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करेंगे, पीएम किसान फॉर द एग्रेरियन डिस्ट्रेस, एमएसपी है, इरिगेशन और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पोषण अभियान, पीएम पोषण एंड आंगनवाड़ी, इसको स्ट्रेंथन करना, आयुष्मान भारत पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स, SC/ST वेलफेयर, पीडीएस एंटाइटलमेंट फॉर द सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन। तो सर्टेन सॉल्यूशंस गवर्नमेंट लेके आई। सबसे पहले तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में पास किया, जहां पे सब्सिडाइज फूड ग्रेन जो है पॉपुलेशन को दिया जाएगा थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एम्प्लॉयमेंट गारंटी, MGNREGA के अंदर 100 दिन की रूरल हाउस होल्ड में गारंटी पक्की। न्यूट्रिशन मिशन, न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए पोषण अभियान है, ICDS, आंगनवाड़ी इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया है, आपकी मिड डे मील है जहां पे मैटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशन को टारगेट करते हैं, और डायरेक्ट सपोर्ट है थ्रू पीएम किसान इनकम सपोर्ट है, सोशल पेंशंस है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, देयर आर मेनी इंश्योरेंस स्कीम्स आल्सो एंड द पेंशन स्कीम्स आल्सो। तो जॉब्स और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, सबसे पहले फार्म और नॉन फार्म इनकम दोनों को बढ़ाना है, स्किलिंग डेवलप करनी है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना है, यूनिवर्सल एंड सोशल प्रोटेक्शन। तो 1 नेशन 1 रेशन कार्ड है,
तो वो काफी सारे लोगों को हेल्पफुल रहेगा। न्यूट्रिशन सेंसिटिव डिलीवरी, फूड हेल्थ सैनिटेशन, इन सब पे जो है काम करना है सो दैट स्टंटिंग का हमारा जो है वो कम हो। यूपीएससी मेंस 2017 का क्वेश्चन, हंगर एंड पॉवर्टी आर द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया इवन टुडे। पहले तो डेटा के थ्रू इसको जस्टिफाई करो। Evaluate how far successive governments have progressed in dealing with this problem and suggest measures for improvement। जितनी भी स्कीम्स आप हंगर और पोवर्टी दोनों को अलग अलग बताइए, ठीक है, और क्या कर सकते हैं भाई, इतनी स्कीम्स लाने के बाद भी हमारे यहाँ पे ये रिजल्ट है, सो व्हाट एल्स वी कैन डू। जीपीएससी मेंस 2025, poverty and food insecurity are vicious cycle that impede the development। yes, पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। Suggest 5 sustainable solutions to major failures in policy and programs for these two domains। दोनों को अलग अलग बताना है, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि गुजरात की खुद की भी स्पोर्ट्स पॉलिसी है, प्लस हम ओलंपिक्स भी होस्ट करने वाले हैं, राइट। तो इसीलिए हमारे लिए ये स्पोर्ट्स गवर्नेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कोई पहली बार कोई ऐसी एक्ट नहीं आई है, 2011 में आया था नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया, उसको रिप्लेस करके जो अभी की सरकार है वो लेकर आई है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट ऑफ 2025, जो कि पार्लियामेंट में 2025 में पास हो गया है। अब हमारे यहाँ पे गवर्नेंस का जो फेलियर हुआ है उसके वजह से फीफा ने हमारी जो फुटबॉल बॉडी थी फेड उसको जो है सस्पेंड किया है फॉर कोर्ट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेशन। सस्पेंशन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इन 2023 for delayed election and suspension of amateur kabaddi federation in 2024। तो इस पर्टिकुलर के क्या क्या फीचर्स है, तो सबसे पहले एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड होगा, ठीक है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग एम्पावर होंगे टू एस्टैब्लिश एनएसबी। ग्रांट्स और कैंसिलेशन रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज, ओनली रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट फंड्स, इश्यूज एथिक्स guidelines and can create an ad hoc body if a federation loses international recognition। फिर आएगी आपके नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, जो भी मैटर है इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड कहाँ जाएंगे, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल में, ठीक है। सारे स्पोर्ट्स के मैटर एडजुडिकेट होंगे। चेयरपर्सन जो होगा वो रिटायर्ड सिटिंग या फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चीफ जस्टिस होंगे। 2 members from the sports law and public administration experience। Appeals will lie to the Supreme Court or to any arbitration for sports Switzerland if international rules require। नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल, ठीक है, तो बॉडीज है उसका भी प्रॉपर इलेक्शन होगा। टर्म लिमिट एंड एज गैप, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल और ट्रेजरर होंगे। मैक्सिमम 3 consecutive terms। मैंडेटरी 4-year cooling off period after 2 consecutive terms। No office bearer above age 70 at election age। 7 to 75 permitted only if international rules allow। और फिर होगी एक एथलीट्स कमीशन, ठीक है, इसमें एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स पर्सन होंगे एग्जीक्यूटिव कमिटी में और मिनिमम 4 women इन द एग्जीक्यूटिव कमिटी। सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी, सो दैट माइनर्स है, विमेन है, इनके अगेंस्ट जो हैरेसमेंट या अब्यूज रिपोर्ट होती है उसके ऊपर काम करेगी और पॉश एक्ट के साथ अलाइन करेगी। देन यू हैव आरटीआई एंड कैग, ठीक है, तो ये जो बॉडी है वो आरटीआई के अंदर आएगी। ऑल्सो कैग जो है इन सारी बॉडीज का ऑडिट करेंगे। बट कुछ चैलेंजेस है। सबसे पहले तो स्पोर्ट्स जो है वो एंट्री 3 में स्टेट लिस्ट 33 में स्टेट लिस्ट में आता है और यहाँ पे यूनियन लेजिस्लेटिव जो है इनको होल्ड, मतलब अब इनके ऊपर कंपिटेंस में भी कंटेस्टेड, ठीक है। आईओसी एंड इंटरनेशनल फेडरेशन में ऑब्जेक्टिव स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट ओवरसाइट। Jurisdiction of National Sports Tribunal not clearly defined for all the disputes। कौन कौन से disputes, sports related dispute, but कौन कौन से exactly।
पॉलिटिकल रिस्क ओवर एनएसबी मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ऑब्वियस है यहाँ पे तो पॉलिटिक्स होगा. एंड कैपेसिटी टू मॉनिटर हंड्रेड्स ऑफ स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन इज लिटिल डिफिकल्ट. तो वे फॉरवर्ड, सबसे पहले एनएसबी एंड ट्रिब्यूनल मस्ट ऑपरेट विद फुल फंक्शनल इंडिपेंडेंस. ठीक है, आप कुछ ऐसा करो कि उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो ना, मतलब खतरे में ना रहे, वो इम्पार्शियली काम कर सके. हार्मोनियस एक्ट विद इंटरनेशनल चार्टर, ओलंपिक चार्टर है, सीएस रूल्स है सारे. एथलीट शुड लीड गवर्नेंस पॉलिसी एंड अकाउंटेबिलिटी प्रोसेसेस. पेयर गवर्नेंस रिफॉर्म्स विद ग्रासरूट इन्वेस्टमेंट एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी विद जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एनी अब्यूज. तो जीपीएससी मेंस में गुजरात स्पोर्ट्स पॉलिसी पे सीधा सीधा क्वेश्चन आया था एंड यूपीएससी ने पूछा था, an athlete participates in the Olympics for personal triumph and the nation's glory. Discuss the merit of state-sponsored talent hunt and its cultivation as against the rationale of reward mechanism as encouragement. Then you have Viksit Bharat Rozgar and Ajivika Mission Gramin 2025. दो स्कीम्स को मर्ज किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे रोजगार एम्प्लॉयमेंट, आजीविका लाइवलीहुड मिशन फॉर रूरल इंडिया. तो ये जो है हमारा विकसित भारत, जो हमारे 2047 का टारगेट है, उसके अंडर ये पॉलिसी लेकर आए हैं. तो ये है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रोड मैप टू मेक इंडिया डेवलप नेशन बाय द सेनेटरी ऑफ इंडिपेंडेंस. यानी कि 100 साल जब होंगे तो इंडिया जो है एक डेवलप नेशन की कैटेगरी में आ जाएगा. तो सर्टेन हमारे पिलर्स हैं. सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, विमेन लेड डेवलपमेंट एंड रूरल प्रोस्पेरिटी. इसके बिना तो भाई हम डेवलप नेशन बन नहीं सकते. तो ये जो पर्टिकुलर मिशन है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? गारंटेड रूरल वर्क. ठीक है, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, assured wage employment and livelihood opportunities in rural area, reducing the distress of migration and seasonal unemployment. फिर है आपका लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन. तो हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करेंगे, माइक्रो एंटरप्राइजेस लेकर आएंगे, स्किलिंग जो है अपग्रेड करेंगे और वैल्यू एडिशन लाएंगे फार्म लेबर में. ऑल्सो सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल को भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाएगा. एसेट क्रिएशन, channeling the rural work into durable community and household assets such as water conservation, roads and land development. Women led development, तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का SHG के थ्रू पार्टिसिपेशन बढ़ाना. सरकार की जैसे योजना है लखपति दीदी इनिशिएटिव, इससे जो है वुमेन्स हाउसहोल्ड इनकम को रेज करना. कन्वर्जेंस, aligning the schemes, funds and functionaries so that wages, credit, skills and markets reach beneficiaries in an इंटीग्रेटेड मैनर. तो अभी की हमारी सरकार की क्या क्या फ्लैगशिप स्कीम्स है? सबसे पहले तो है मनरेगा 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी द रूरल एरियाज, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल मिशन, लाइवलीहुड मिशन. ठीक है, तो यहाँ पे हम SHGs है, क्रेडिट लिंक सब्सिडीज है, ये सारी चीजें लेके आते हैं. देन यू हैव DDU-JKY ग्रामीण कौशल योजना, रूरल एरिया में स्किलिंग को डेवलप करना सो दैट ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, प्लेसमेंट हो. PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सो दैट रोड कनेक्टिविटी बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मार्केट डेवलप हो. स्टार्टअप विलेज एंटरप्राइजेस, सपोर्टिंग द रूरल माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो इन सब की नोडल मिनिस्ट्री रहेगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, ग्राम पंचायत का रोल यहाँ पे बढ़ेगा क्योंकि इन्हीं को बेसिकली प्लान, एग्जीक्यूट और मॉनिटर करना है. SHG फेडरेशन का भी काम बढ़ेगा बिकॉज इनको हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे थ्रू स्कीम्स. एंड डिजिटल मॉनिटरिंग रहेगी. तो भाई आपका DBT है, जियो टैगिंग ऑफ असेट्स है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये सारी चीजें हम इंप्रूव करेंगे. तो सिग्निफिकेंस, सबसे पहले तो रूरल के सोशल सेफ्टी नेट को सिक्योर करना. हाँ, इसमें चैलेंज रहेगा टाइमली वेज पेमेंट एंड एडिक्वेट फंड. फिर है आपका सपोर्टिंग द विकसित भारत 2047 गोल, एडवांसेस वुमेन लेड रूरल डेवलपमेंट, reducing the distress of migration to the cities and creates durable natural resources assets. Challenges, पहला तो फंड है, फिर क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ एसेट्स क्रिएटेड, स्किलिंग कर तो दी लेकिन क्या जॉब की रिक्वायरमेंट को मैच कर पा रही है. कैपेसिटी ऑफ पंचायत टू प्लान एंड एग्जीक्यूट, अवॉइडिंग डुप्लीकेशन अक्रॉस द
स्कीम्स। गुजरात में हमारा जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो इसे इंप्लीमेंट करेगा। फिर है मिशन मंगलम गुजरात का, बेसिकली 2010 में ये स्कीम आई थी जब गुजरात स्टेट बनने के 50 साल हुए थे। दिन सीएम नरेंद्र मोदी ये स्कीम लेकर आए हैं फॉर द वुमेन एंड एसएचजी पार्टिसिपेशन, ठीक है, और लाइवलीहुड एक महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप करना। ट्राइबल और ड्राई रीजन्स में जैसे कि कच्छ है, सौराष्ट्र है, यहाँ पे भी फोकस रहेगा। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ विकसित भारत रोजगार एंड आजीविका मिशन 2025 इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। तो बेसिकली यूनिवर्सिटीज और इनसे कॉलेजेस की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और इन सब से रिलेटेड ये बिल है। तो इंडिया में तकरीबन 1100 यूनिवर्सिटीज है और 45,000 कॉलेजेस हैं, जिसका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अप्रोक्सीमेटली जो है 28.4% है। टारगेटेड क्या है 2035 तक 50% का हमारा टारगेट है एनईपी के थ्रू, ठीक है। लेकिन हमारी जो हायर एजुकेशन है उसमें कुछ ना कुछ रेगुलेटरी उनके जो फ्रेमवर्क है उसमें ओवरलैपिंग हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे आपका यूजीसी हो गया फॉर जनरल एजुकेशन, एआईसीटीई हो गया फॉर हायर एजुकेशन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, एंड एनसीटीई हो गया फॉर टीचर्स ट्रेनिंग। सब कुछ तो है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी है। अगर हम इंडिया की एजुकेशन में आर&डी डिपार्टमेंट की बात करें तो जीडीपी का 0.6-0.7% हमारा कंट्रीब्यूशन है, जबकि यूएस में 3.4 है और साउथ कोरिया में जो है 4.8 है। तो ये बिल हम लेकर आए हैं ताकि हम जितनी भी बॉटलनेक्स है उसको हम डायरेक्टली एड्रेस कर सकें। की प्रोविजन ऑफ द बिल, सबसे पहले सब्स्यूमिंग एग्जिस्टिंग बॉडीज, जितनी भी यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी है, अब वो एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बॉडी के अंदर काम करेगी अंडर वन आर्किटेक्चर। सेपरेशन ऑफ फंड फ्रॉम रेगुलेशन, यूजीसी पहले फंड्स भी देता था, ग्रांट्स करता था, अब फंडिंग बॉडी अलग होगी और रेगुलेटरी बॉडी अलग होगी, इनका कोई तालमेल नहीं रहेगा। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, ग्रेडेड एंड टाइम बाउंड ऑटोनॉमी फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, शिफ्टिंग फ्रॉम माइक्रो मैनेजमेंट टू सेल्फ गवर्नेंस, रेगुलेटर टू एक्ट ऑल्सो एज अ फैसिलिटेटर एंड नॉट द कंट्रोलर, सिंगल टेक्नोलॉजी ड्रिवन विंडो फॉर अप्रूवल एंड कंप्लायंसेस। Outcome based evaluation moves away from input based UGC reform norms to learning outcomes, student skill, employability and real world societal impact. Foreign universities इंडिया में ऑपरेट कर सकती है, उसके लिए जो ये रेगुलेटरी काउंसिल है सर्टेन स्टैंडर्ड्स लेकर आएंगी, ठीक है। हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटी को फैसिलिटेट करेंगी ताकि वो भी बाहर जाके अपने ऑफशोर कैंपसेस स्टार्ट कर सकें। कुछ एग्जम्पशन है, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, नर्सिंग, लॉ, फार्माकोलॉजी और वेटरनरी साइंस जो है, इनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो उसके हिसाब से ही चलेगी। जैसे अगर हम लॉ की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो वो ही लॉ को देखेगी, उनसे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस को, यहाँ पे ये वाले बॉडी नहीं आएंगी। अभी फिलहाल जो बिल है वो जेपीसी के पास है क्योंकि ऑब्वियसली कुछ इंटेंस पार्लियामेंट्री डिबेट्स हो गई थी। कंसर्न क्या है, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन। अब क्या होगा, एजुकेशन तो कॉन्करेंट लिस्ट में है तो स्टेट भी उस पर कर सकते हैं, बना सकती हैं, लेकिन ये जो वीबीएसए का चेयरपर्सन होगा उसको कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इससे क्या होगा, स्टेट यूनिवर्सिटी की जो फेडरल ऑटोनॉमी थी वो चली गई। वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस, अब आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऊपर निर्धारित रहना है फंडिंग के लिए, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन की जो इंडिपेंडेंस थी वो चली जाएगी एंड इट विल मेक यूनिवर्सिटीज वल्नरेबल टू पॉलिटिकल लेवरेज। सीवियर पेनल्टीज, 10 लाख से 2 करोड़ तक का फाइन है, और डिग्री ग्रांटिंग अथॉरिटी जो है मतलब सस्पेंशन ऑफ डिग्री ग्रांटिंग अथॉरिटी। ग्रेडेड ऑटोनॉमी डिवाइड, टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस को तो बहुत सारी जल्दी सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन अंडर परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट कॉलेजेस हैं, उनके ऊपर काफी रिजिड कंप्लायंस होने वाला है। वे फॉरवर्ड, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, तो स्ट्रेंथनिंग द फेडरल कंसल्टेशन, जेपीसी को जो है सारे स्टेक होल्डर स्टेट को लेके इस पे सोचना चाहिए कि किस तरीके से ये सेंट्रलाइज नहीं हो। इंसुलेटेड फंडिंग बॉडी, अलग ही बॉडी बनाई है, ठीक है, जो
फंडिंग के लिए सेंटर पे डिपेंडेंट ना रहे, mentorship over punishment, institution of eminence should mentor struggling state colleges to meet accreditation benchmarks, leverage single window interface for seamless foreign university and mandatory industry 4.0 credit integration, और VBSA को SDG 4 और विकसित भारत 2047 के टारगेट के साथ अलाइन करिए। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2025 हेल्थ सेक्टर में हमारा सबसे बड़ा कंसर्न कम्युनिकेबल डिसीजेस में है, तो वो है टीबी। तो इंडिया की जो टीबी रिपोर्ट है 2024 की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो है पब्लिश की है। केसेस, ट्रीटमेंट आउटकम्स और क्या प्रोग्रेस रहा है उसको ये ट्रैक करता है। हमारा नेशनल टारगेट क्या था, क्या हम उसे मीट कर पाए हैं, वो देखता है। तो हमारा जो है टारगेट क्या था कि भाई 2025 तक टीबी मुक्त भारत होगा, 5 years ahead of the global target of end TB 2030। की फाइंडिंग्स क्या है? सबसे पहले तो केस नोटिफिकेशन। अब जो है केस रिकॉर्ड हो रहे हैं, मतलब कि हमारी मेडिकल साइंस इतना अच्छा कर रही है कि अब टीबी के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पहले पता ही नहीं चलता था कि टीबी का केस है भी या नहीं। बेसिकली डायग्नोसिस बेटर हो रही है। तो 2023 में इंडिया हैज नोटिफाइड 25.5 लाख टीबी केसेस and recorded 3.2 lakh deaths, reflecting both the scale of burden and also improved case finding। प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन, तो जितने भी टोटल केसेस का नोटिफिकेशन हुआ है उसमें 33% जो है प्राइवेट सेक्टर के शेयर की तरफ से हमें मिले हैं, रिफ्लेक्टिंग सक्सेसफुल एंगेजमेंट। मोर्टेलिटी ट्रेंड, तो भाई 21% रिडक्शन हुआ है, लेकिन मोर्टेलिटी रेट अभी भी है। इंसिडेंस ट्रेंड, डीपी इंसिडेंस इंक्लाइंड, TB incidence has declined by 18% from 2015 to 23, more than double the global average decline of 8% over the same period. Nikshay Poshan Yojana, DBT Nutritional Support Scheme provides rupees 1000 per month to TB patient, has reached millions of beneficiaries and is a key social protection tool। और डायग्नोस्टिक की अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग मशीन्स हैं, AI एनेबल्ड एक्सरे यूनिट्स हैं जो कि हमारी डायग्नोसिस की एक्यूरेसी को इंप्रूव कर रहे हैं। कुछ चैलेंजेस हैं, बट ऑब्वियसली जैसे कि आपने देखा हमारे यहाँ टीबी रिलेटेड डेथ भी हो रहे हैं, ठीक है, टीबी की केसेस भी हो रहे हैं, तो डिक्लाइन है, लेकिन वी हैवंट बीन टीबी मुक्त भारत। कुछ रीजंस इनके हैं, अर्बन स्लम्स, ऑब्वियस है, कम्युनिकेबल डिसीज है, राइट, माइग्रेंट पॉपुलेशन, होमलेस ग्रुप रिमेन्स हाई रिस्क सेटिंग दैट नीड ग्रैन्युलर डेटा एंड टारगेटेड इंटरवेंशन। ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट अगर हम देखें तो पॉजिटिव है फॉर ड्रग ससेप्टिबल टीबी, लेकिन ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए हमें और मेहनत करने की जरूरत है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत है। प्रोग्रेस इंडिकेटर्स, 25.5 लाख केसेस नोटिफाइड इन 2023। प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नोटिफिकेशन 8.4 लाख केसेस। टीबी इंसिडेंस डाउन बाय 18% वर्सेस 8% ग्लोबल डिक्लाइन, तो वर्ल्ड लेवल से तो हम अच्छा ही कर रहे हैं। टीबी मोर्टालिटी रेट 21% डाउन हुआ है। निक्षय पोषण से हम 1000 रुपए मंथली डीबीटी लोगों को दे रहे हैं। चैलेंजेस, क्लोज मिसिंग केसेस गैप थ्रू अग्रेसिव एक्टिव केसेस फाइंडिंग, scale rapid molecular diagnostic and drug sensitive testing, expand preventive therapy to high risk contacts and groups, shorter all oral DRTB regimes within pharmacovigilance, and strengthen the nutrition and social protection to address the comorbidities। टीबी पे डायरेक्ट क्वेश्चन जीपीएससी ने नहीं पूछा है, बट कैन आस्क, तो देख लेना। और टीबी बेसिकली कैसे है, ठीक है, कौन सी फॉर्म ऑफ डिसीज है, बैक्टीरियल है, वायरल है, क्या है, सारा चीजें समझ लो। WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 इंपॉर्टेंट, 200 कंट्रीज का टारगेट लेके आती है, मतलब 200 कंट्रीज को ये कवर करती है।
इनका प्रोग्रेस है, कितना हमने टीबी को कम किया है, वो सारी चीजें जो है ये दिखती हैं। ठीक है, तो 2023 का डेटा ये कंफर्म करता है दैट टीबी हैज रिक्लेम्ड इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड्स लीडिंग इन्फेक्शियस डिसीज किलर, सरपासिंग कोविड-19। कोविड-19 से भी खराब ये डिसीज है और वर्ल्ड लेवल पे इसने कह दिया है। अब 2023 का डेटा क्या कहता है? ग्लोबल बर्डन, an estimate of 10.8 million new TB cases and 1.25 million deaths worldwide in 2023, confirming TB as the top most infectious disease killer globally. पैंडेमिक को भी सरपास कर चुके हैं। ड्रग रेसिस्टेंट टीबी सबसे ज्यादा खतरनाक, एमडीआर टीबी या आरआर टीबी जिसको कहते हैं ड्रग रेसिस्टेंट, रिमेन मल्टी डायमेंशनल मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, बेसिकली अ मेजर ग्लोबल हेल्थ थ्रेट. India, Russia, Indonesia, China and the Philippines account for over half the global MDR RR-TB burden. High burden countries, तो जो स्मॉल क्लस्टर है हाई बर्डन कंट्रीज वो ज्यादा है। ठीक है, प्रोग्रेस भी दिख रहा है उनमें। फाइनेंशियल गैप, सबसे बड़ी फंडिंग शॉर्टफॉल पर्सिस्ट फॉर टीबी सर्विसेज पर्टिकुलरली इन द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, लिमिटिंग द स्केल अप ऑफ डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव थेरेपी। अनइवन प्रोग्रेस, कुछ कंट्रीज में बहुत अच्छा प्रोग्रेस है तो कुछ कंट्रीज में हम जीरो प्रोग्रेस दिख रहे हैं। टीबी का हमारा जो टारगेट है वो है 90% रिडक्शन इन टीबी डेथ्स, 80% रिडक्शन इन टीबी इंसिडेंस रेट, जीरो कैटास्ट्रोफिक कॉज फॉर टीबी पेशेंट्स। तो ये जो है हमारा टारगेट है जो हमें अचीव करना है। स्केल अप द रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक सच एज जीन एक्सपर्ट फॉर अर्ली एंड एक्यूरेट detection in high burden settings. Accelerate the shorter patient friendly TB preventive therapy for the high risk population. Increasing the R&D investment in the new vaccines, drugs and diagnostic tools. Integrate TB elimination goal with universal health coverage so that जितने भी TB patient हैं उनको quality care accessible हो and affordable भी हो। Key report concern, MDR-RR TB treatment is longer, costlier and has severe side effects causing non-adherence. कोविड-19 के बाद भी जो है हमारा जो टीबी है वो एक हाई रिस्क रहा है। फंडिंग गैप्स हम देखने को मिलते हैं इन द पुअरेस्ट कंट्रीज। स्टिग्मा एंड डिलेड केयर सीकिंग कंपाउंड अभी भी है इन द लो इनकम सेटिंग्स। वीक डेटा सिस्टम इन सर्टन कंट्रीज अंडर काउंट द ट्रू टीबी बर्डन। इंडिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी केसेस हैं 26% हमारी कंट्री में है। वन ऑफ द 5 कंट्रीज अकाउंटिंग फॉर ओवर हाफ ऑफ द ग्लोबल एमडीआर टीबी बर्डन। Also cited as a country making significant strides in cases finding and recovery post COVID. India's 2005 elimination target is 5 years ahead of SDG global, लेकिन हम वो अचीव नहीं कर पाए हैं। निक्षय पोषण योजना एंड other are strong demand side supporting innovations. ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब हंगर से हमको सिर्फ ये नहीं समझना है कि खाना नहीं मिला, ठीक है, हंगर से सिर्फ खाना नहीं, लेकिन वो खाना न्यूट्रिशियस हो, फोर्टिफाइड हो, आयरन फोर्टिफाइड हो, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो है। तो मल्टी डायमेंशनल हंगर को हम एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड इंडियन इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट के साथ मिलके जो है ये लेकर आते हैं। इस साल का इनका टाइटल था, ठीक है। 4 इंडिकेटर्स है। सबसे पहले तो अंडर नरिशमेंट, शेयर ऑफ पॉपुलेशन हुज कैलोरिक इनटेक इज इनसफिशिएंट। Then you have child stunting, proportion of children under 5 with low height of age reflecting chronic and undernutrition. Then you have child wasting, low weight for height under 5, child mortality under 5 mortality rate partly reflecting the fatal mix of inadequate nutrition and unhealthy एनवायरमेंट। तो अंडर 5 का ये जो मोर्टेलिटी है यानी कि एक्सीडेंटल डेथ को ही कवर नहीं कर रहा है, लेकिन लैक ऑफ न्यूट्रिशन से या अनहेल्दी एनवायरमेंट से जो डेथ हुई है उसको कवर कर रहा है। तो 4 इंडिकेटर्स है अंडर द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल फाइंडिंग क्या कहती है?
stands at 18.3, moderate, only marginally better than 2016. At current trends, low hunger level globally will not be achieved till 2137. Hunger has increased in 27 countries. 7 countries face alarming hunger. Burundi, DR Congo, Haiti, Madagascar, सोमालिया, साउथ सदर्न एंड साउथ सुडान एंड यमन, यहां पे अलार्मिंग हंगर की कैटेगरी है. मेन रीजन है आर्म कॉन्फ्लिक्ट जोन्स. ठीक है, तो यहाँ पे जिंदगी बचाए या माल नरिशमेंट को क्योर करे. फिर है आपका क्लाइमेट शॉक्स, बट ऑब्वियस है क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का कम होना, इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी, पैसा ही नहीं है, एंड पॉलिसी एम्बिवलेंस, प्रॉपर स्कीम्स का इंप्लीमेंटेशन नहीं होना. इंडिया की रैंक है 102 123 कंट्री में से. सीरियस कैटेगरी की हंगर में हम आते हैं. हमारा नो डाउट इंप्रूव हुआ है 2016 के कंपैरिजन में. चाइल्ड वेस्टिंग में 18% हमारा है हाईएस्ट ग्लोबली. चाइल्ड स्टंटिंग में 32.9%. अंडर नरिशमेंट में अप्रॉक्सी 12% ऑफ द पॉपुलेशन. अंडर 5 मोर्टालिटी 2.8%. नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो हम सिर्फ पाकिस्तान से बेटर हैं. बाकी श्रीलंका, नेपाल एंड बांग्लादेश से हमारी कंडीशन थोड़ी सी नाजुक है. गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी को क्रिटिसाइज करती है, कहती है कि 3 में से जो इनके 4 इंडिकेटर है ना चाइल्ड हेल्थ से, वो हमारी पॉपुलेशन के प्रॉपर न्यूट्रिशन को कवर ही नहीं कर रही है. ठीक है, एनएफएचएस के आउटडेटेड डेटा पे रिलाई करके ये बनाते हैं. अंडर नरिशमेंट इंडिकेटर बेस्ड ऑन अ स्मॉल सैंपल ओपिनियन. आप पूरे हमारे में 140 करोड़ हैं, आपने सबका लिया क्या सैंपल? नहीं. डज नॉट कैप्चर एडल्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ट्रांसिएंट फूड इनसिक्योरिटी और डाइट क्वालिटी बियॉन्ड कैलोरीज. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. एंड इट डज नॉट रिप्रेजेंट एवरी फॉर्म ऑफ फूड इनसिक्योरिटी. सीजनल एडल्ट कैलोरी शॉर्टफॉल्स आर misled. No question on global hunger index 2025 as well, but बहुत बार ये लोग ना जैसे कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है या दूसरी कोई रिपोर्ट से डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो पता होना चाहिए कौन सी रिपोर्ट है, कौन सी संस्था लेकर आती है, इंडिकेटर्स क्या है, वर्ल्ड लेवल पे क्या डेटा है और इंडिया कहाँ स्टैंड करता है. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इस पे शायद जीपीएससी पूछ चुकी है. So basically, it measures poverty as the overlapping deprivation that a household experiences across several dimensions of well-being rather than income alone. बहुत सारे फैक्टर्स को ये कवर अप करती है, ना कि सिर्फ इनकम को. जब भी इनको पॉवर्टी इंडेक्स लेकर आना है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है ना, तो आपके पुअर इन हेल्थ, एजुकेशन या लाइफ स्टैंडर्ड्स, इनको भी जो है ये कवर अप करेगी. मेथोडोलॉजी है, अल्केर फॉस्टर मेथड को ये अप्रोच काउंट करती है. ठीक है, विच डिफाइंस पुअर बाय काउंटिंग वेटेड डेप्रिवेशन एंड देन एग्रीगेट्स देयर एक्सटेंट. ड्यूअल कट ऑफ, अ पर्सन इज मल्टी डायमेंशनली पुअर if in indicator whose combined weight is at least 1/3. Head count ratio, proportion of population that is multidimensionally poor. Intensity, average share of weighted deprivation suffered by the poor, and then the MPI value. 3 डायमेंशन है, हेल्थ 1/6 वेट है इसका, एजुकेशन 1/6, लिविंग स्टैंडर्ड का 1/18. तो इनके भी अलग अलग इंडिकेटर्स हैं. ठीक है, मेजरली जो इनके इंडिकेटर्स है, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टालिटी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, एनरोलमेंट रेशियो कितना है, क्वालिटी एजुकेशन एंड ऑल, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. न्यूट्रिशन में चाइल्ड एंड एडोलेसेंस मोर्टालिटी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस. अब इंडिया में क्या है? इंडिया में नीति आयोग भी एमपीआई लेके आता है, विच इज अ नोडल एजेंसी. और ये एमपीआई कौन लेके आता है? ओपीएचआई एंड यूएनडीपी की साथ में लेकर आते हैं. 12 इंडिकेटर्स है. ठीक है, जिसमें हमने हमारा जो एमपीआई है उसमें 3 ग्लोबल डायमेंशंस के साथ हमने मैटरनल हेल्थ, बैंक अकाउंट्स, एंटीनेंटल केयर को भी लेकर आए हैं. हमारा जो डेटा सोर्स है वो है हमारा एनएफएचएस, विच प्रोवाइड्स हाउसहोल्ड लेवल डेटा ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स. प्रोग्रेस की बात करें तो सक्सेसिव अगर हम नीति आयोग की रिपोर्ट्स को देखें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सब्सटैंशियली फॉल हुआ है, क्योंकि हमने
सैनिटेशन, कुकिंग गैस, हाउसिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली जो स्कीम्स है उसका एक्सपेंशन किया है और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंक्लूजन हुआ है जिसके हमने रिजल्ट्स देखे हैं। तो ड्राइवर्स ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है, क्लीन कुकिंग फ्यूल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सैनिटेशन, स्वच्छ भारत मिशन ब्रिंगिंग द टॉयलेट्स, हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सबके बैंक अकाउंट्स खुलवाना, ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, जल जीवन मिशन एंड सौभाग्य, टैप वाटर पावर। सिग्निफिकेंस है इसके भी बट ऑब्वियस है। तो सबसे पहला है पॉलिसी टारगेटिंग। आपके पास अगर ऐसे एमपीआई के थ्रू आपके पास अगर इंडिकेटर स्पेसिफिक टारगेट्स होंगे तो आपको पता होगा कि हमारी पॉलिसी को कौन कौन से एरिया में टारगेटेड रहना है। बियॉन्ड इनकम, यहां पे इनकम से अलग हटकर एजुकेशन, हाउसिंग, लिविंग स्टैंडर्ड्स, हेल्थ सेक्टर सब पे फोकस किया जा रहा है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो जितने भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑल, उस पे काम किया जाएगा। यूपीएससी में 2020 में क्वेश्चन था, द इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी आर मोर इंपॉर्टेंट एंड इन डिटरमाइनिंग पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम अलोन। In this context, analyze the United Nations Multidimensional Poverty Index report. World Inequality Report 2026. हमने अभी देखा कि इनइक्वालिटी बेसिकली क्या है, ठीक है। अब इस पे रिपोर्ट लेकर आते हैं कौन? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, जो कि पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में है एंड इसमें सर्टेन इकोनॉमिस्ट लाइक थॉमस पिक्टी, लुकास चैनल, इमैनुअल सेज एंड गैब्रियल जुकमैन जैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये बनता है। तो इसका जो डेटा है, इट प्रोवाइड्स द मोस्ट सिस्टमैटिक ग्लोबल अकाउंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ विद इन एंड बिटवीन द कंट्रीज। Successive edition documents that global inequality remains very high and within many large economies include India is rising in the recent decades. तो की कॉन्सेप्ट है इनकम वर्सेस वेल्थ इनक्वालिटी, ठीक है। तो वेल्थ इज एक्यूमुलेशन ऑफ एसेट्स, इनकम इज दैट हाउ मच यू आर अर्निंग। तो इनकम इज द एनुअल फ्लो, वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट्स, एवरीथिंग, एंड वेल्थ इज द एक्यूमुलेटेड स्टॉक ऑफ एसेट्स। तो वेल्थ में जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनकम ज्यादा है। टॉप डिसाइल एंड परसेंटाइल शेयर्स, इनइक्वालिटी इज ट्रैक्ड मेनली थ्रू द शेयर ऑफ नेशनल इनकम और वेल्थ हेल्ड बाय top 10 and top 1% of the population, distributional national accounts। तो जो ये जो पर्टिकुलर लैब है जिसकी हमने बात की है, इन्होंने एलोकेट किया है एंटायर नेशनल इनकम अक्रॉस द पॉपुलेशन अनलाइक जीडीपी एवरेजेस दैट हाइड सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन। बॉटम 50% शेयर, कि नीचे के 50% लोगों का जो शेयर है उसमें नेशनल इनकम और वेल्थ में उनका कितना एम्फेसिस, कितना शेयर है। ग्लोबल वर्सेस विद इन द कंट्री, मच ऑफ वर्ल्ड इनइक्वालिटी नाउ अराइजेस विद इन द कंट्री रादर देन ओनली बिटवीन रिच एंड पुअर नेशन। ग्लोबल फाइंडिंग्स, द रिचेस्ट 10% कैप्चर अ लार्ज मेजॉरिटी शेयर। तो बॉटम और टॉप के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो गैप है वो बढ़ रहा है। Top 1% hold a disproportionate wealth share, तो but obvious है rising the concentration over the decades. Bottom 50% hold a very small shares, limiting the ownership majoritarily to the rich. Wealth is more concentrated than income, inherited and capital wealth and rich advantages. And billionaires' wealth has grown faster than average. Case for progressive taxation of income and wealth. इंडिया की अगर हम बात करें तो यस, इनइक्वालिटी जो है इंडिया में राइज हो रही है सिंस 1980s। टॉप शेयर, तो टॉप 1% होल्ड्स मेजॉरिटी ऑफ द नेशनल इनकम। कॉलोनियल टू प्रेजेंट, सेम चीज हम देखने को मिल रहे हैं जो पहले भी था और अभी भी है। बॉटम हाफ जो है वो स्क्विज हो रहा है बिटवीन द रिच एंड द पुअर। रिकमेंडेशन, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स लेके आइए, ठीक है। रिड्यूस द पोस्ट टैक्स इनकम कॉन्सेंट्रेशन एट द टॉप, वेल्थ और इनहेरिटेंस टैक्सेशन ऑन द वेरी रिच,
इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन सो दैट अपॉर्चुनिटी और ह्यूमन कैपिटल जो है पुअर तक एक्सपैंड हो। ट्रांसपेरेंसी थ्रू ग्लोबल एसेट रजिस्ट्रेशन, टैक्स इवेजन कम करो, कट करो, हाइडन योर ऑफशोर वेल्थ, स्ट्रेंथनिंग द सोशल प्रोटेक्शन। तो सर्टेनली अगर ये सब चीजें आप करोगे तो पॉलिसी रेलेवेंस तो रहेगा। रिपोर्ट इन्फॉर्म्स डिबेट्स ऑन टैक्सेशन, redistribution and inclusive growth which links to sustainable development goals। certain criticism भी है कि भाई ये सारी चीजें हैं, ये ओवर रिलायंस ऑन सर्टेन मॉडल्स हैं, ऐसा हमारे पूरी कंट्री का डेटा आप नहीं लेकर आते हो, तो यह भी डोंट एक्सेप्ट। फिर है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो हमारे जो बिरसा मुंडा थे उनके ट्रिब्यूट में जो है सरकार ये पर्टिकुलरली लेकर आई है, ये स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। The Ministry of Tribal Affairs is the nodal ministry for this particular scheme अभियान। और पीएम जनमान जो है 2023 का जो 75 पीवीटीजी कम्युनिटी को जो है टारगेट करती है, वो उसके आधार पे ये लेकर आए हैं। तो कवरेज इसका है इस पर्टिकुलर स्कीम का 63,843 ट्राइबल विलेजेस अंडर 549 डिस्ट्रिक्ट्स, 2911 blocks and 30 states and union territories, so directly benefiting around 5 crore tribal population। budget and scope, तो जो टोटल बजट है वो है 79156 करोड़ ओवर द 5 years। और 17 मिनिस्ट्रीज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द टाइम बाउंड डिलीवरी। डिजिटल बैकबोन, तो जितने भी विलेजेस हैं वो पीएम गति शक्ति पोर्टल के थ्रू मैप किए जाएंगे और जो भी गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके स्कीम स्पेसिफिक प्लानिंग होगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा थ्रू अ डेडिकेटेड डिजिटल डैशबोर्ड। कोर अप्रोच, तो सैचुरेशन मॉडल, फुल कवरेज एंड नॉट द पार्शियल बेनिफिट्स। ग्राम सभा लेड प्लानिंग होगी, सारा के सारा गवर्नमेंट कन्वर्जेंस में, एंड लास्ट माइल डिलीवरी होगी। 4 पिलर्स हैं और उनके टारगेट है। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, 20 लाख पक्के हाउसेस देना अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, 25,000 किलोमीटर की रोड बनाना अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 25 लाख एलपीजी कनेक्शन अंडर पीएम उज्ज्वला योजना, पाइप्ड वाटर अंडर जल जीवन मिशन, इलेक्ट्रिसिटी, आयुष्मान भारत कार्ड एंड भारत नेट इंटरनेट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, 100 ट्राइबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर्स को लेके आना फॉर द फेयर प्राइसिंग। स्पेशल फोकस ऑन 22 लाख फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पटा होल्डर्स। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, पंचायती राज मिनिस्ट्रीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्किल इंडिया मिशन फॉर पोस्ट 10th and 12th ST स्टूडेंट्स। एजुकेशन, upgrade ashram schools, hostels and residential school on PM Shri lines. Scholarship to raise gross enrollment ratio to national levels under the Samagra Shiksha Abhiyan and tribal hostels at district and block level. Health की अगर हम बात करें, इसको क्या हुआ? ओके, छोड़ो। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, जहां जहां भी 10 इन सब सेंटर्स इज मोर देन 10 किलोमीटर्स और 5 किलोमीटर्स इन हिल, सेंटर्स ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ एट एम्स एंड प्रीमियर स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ₹6 करोड़ ईच फॉर सिकल सेल डिसीजेस। ट्राइबल्स में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट डिसीज अगर कोई है तो वो है सिकल सेल डिसीजेस। ट्राइबल होम स्टे, एक इनोवेटिव स्कीम्स, तो जो भी ट्राइबल विलेजेस हैं जो टूरिस्ट पोटेंशियल है, तो वहां हम ट्राइबल होम स्टे का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तकरीबन 1000 ट्राइबल होम स्टे अंडर द स्वदेश दर्शन। सरकार अपनी तरफ से 5 लाख रुपए देगी 2 नए रूम बनाने के लिए, 3 लाख फॉर इनोवेशन एंड 5 लाख फॉर विलेज कम्युनिटी नीड, सो दैट ये कॉन्सेप्ट जो है सक्सेस हो। FRA लाइवलीहुड फोकस, पेंडिंग FRA claims, Forest Right Act claims to be expedited. Training of all the stakeholders at block, district and state level by Ministry of Tribal Affairs and पंचायती राज। तो अब इसका सिग्निफिकेंस, सबसे पहले फर्स्ट सैचुरेशन कैंपेन फॉर ट्राइबल विलेजेस एट द स्केल, 25 इंटरवेंशन और 17 मिनिस्ट्री को एक साथ काम करने का, एड्रेसिंग द पीवीटीजीज एंड द जनरल ट्राइब पॉपुलेशन, ट्राइबल होम स्टे जैसी चीजें लाके आप नॉन फॉरेस्ट लाइवलीहुड स्ट्रीम्स बढ़ा रहे हैं, एंड COC नेटवर्क एडवांसेस द सिकल सेल डिसीज एलिमिनेशन।
चैलेंजेस है, रिमोट एंड फॉरेस्ट ज्योग्राफी, लास्ट माइल डिलीवरी डिफिकल्ट है, एफआरए के पेंडिंग क्लेम्स और लीगल डिस्प्यूट्स है तो उसकी वजह से इंप्लीमेंटेशन स्लो हो जाता है। 17 मिनिस्ट्रीज में कोऑर्डिनेशन वेरी डिफिकल्ट और उसकी वजह से चीजें डिले। लो लिटरेसी एंड डिजिटल गैप्स जो है, ये जितने भी आप ट्राइबल होम स्टे वगैरह कह रहे हो तो उसमें बाधाएं ला सकती हैं। हिस्टोरिकल एंड अंडर इन्वेस्टमेंट मीन्स बेस लाइन गैप्स आर वेरी लार्ज। ओके, तो ये एक मॉडल क्वेश्चन हो सकता है। 2025 में काफी सारी नई नई चीजें हुई हैं एंड एज आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग कि जीपीएससी का ट्राइबल से रिलेटेड एक फेवरेट टॉपिक है तो उस पे वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दिस कैन बी अ प्रेडिक्टेड क्वेश्चन या एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि हम ओटीपी में कवर करें तो वो भी आप हमें बताइए। कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि इसका विस्तार पूर्वक विश्लेषण हो तो वो भी हम करेंगे। बट फॉर दैट यू नीड टू let us know through the comment section. So that's it. Thank you and all the best.